हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आ गया है बिलियनर फर्स्ट गर्लफ्रेंड का एक और न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस प्यारी सी कहानी को। अब तक हमने सुना विक्रम जो नताशा को अपने रूम में लेकर जाते हैं और रूम के गेट को लॉक करके नताशा के पास आते हैं और उसे बेड से उठा अपने करीब करके एक हाथ से उसके गले को पकड़ते हैं तो एक हाथ से उसके मखमली कमर को। वो नताशा को बड़े गुस्से में बोले, बताओ कौन है वो? किससे मिलने गई थी होटल में? क्या प्लान था तुम्हारा? मुझे सब कुछ जानना है, बताओ मुझे। पर नताशा जो इस वक्त विक्रम के हाथों से अपने गले को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, वो बेचारी तो इतनी शर्मिंदा थी कि विक्रम की ओर अपनी नजरें उठा उन्हें देख भी नहीं रही थी। पर विक्रम जो नताशा के इस बिहेवियर से और बेचैन हो रहे थे, उनके दिल में एक अजीब सा दर्द हो रहा था। वो तो बस नताशा के मुंह से ये सुनना चाहते थे कि वो जो कुछ भी सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। नताशा उनके अलावा किसी और से प्यार नहीं करती। पर नताशा जो इस वक्त गिल्ट और शर्मिंदगी में डूबी हुई थी, वो तो इस वक्त खुद को ही गुनहगार समझ रही थी। उसे तो बस रह रह के तंज की बातें याद आ रही होती है। लेकिन विक्रम जिनसे और बर्दाश्त नहीं हुआ, वो नताशा को और दर्द में नहीं देख पाए। उन्होंने उसके गले को छोड़ दिया और फिर नताशा को ऊपर से नीचे तक देखने लगे। नताशा जो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, पर उस साड़ी में विक्रम जो नताशा के इस रूप को देख और ज्यादा चिढ़ गए। उन्होंने वापस नताशा की कमर को पकड़ा और उसे अपने करीब खींच दांतों को पीसते हुए कहा, साड़ी क्यों पहनी है तुमने? और ये ब्लाउज, ये इतना डीप क्यों है? तुम्हारे उस आशिक ने कहा था क्या कि आज साड़ी पहन के आना? तभी तो तुम इतनी ज्यादा तैयार हुई हो। पर अफसोस, अब तो मैं आ गया हूं ना। अब तुम ऐसी हालत में बाहर नहीं जाओगी, समझी? क्योंकि तुम्हारी इस पूरी बॉडी पर तुमसे भी ज्यादा अब मेरा हक है। तुम मेरी चीज हो, मेरा सामान हो, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी हो। और एक बात हमेशा याद रखना, विक्रम राठौड़ अपनी चीज किसी के साथ शेयर नहीं करता, किसी के साथ भी नहीं। ये कहते कहते विक्रम जो नताशा की लचीली कमर को जोर जोर से दबाए जा रहे थे, इतना कि नताशा दर्द से छटपटा रही थी। वो थोड़ी हिम्मत कर रोते रोते बोली, छोड़िए मुझे, बहुत तकलीफ हो रही है, प्लीज छोड़िए। नताशा की ये हालत देख विक्रम को होश आया। उन्होंने नताशा की कमर को छोड़ा और फिर अपनी दर्द भरी आंखों से उसे आस लगाकर देखने लगे कि शायद अब नताशा बोली कि वो जो भी सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। पर नताशा जो कुछ भी बोलने की जगह उन्हें डरते डरते देखने लगी। विक्रम से उसका अपने लिए ये डर देखा नहीं गया। उन्होंने बड़ी शिद्दत से नताशा के दोनों गालों को पकड़ा और अब उसे अपनी हल्की नम आंखों से निहारते हुए कहा, तरस नहीं आ रहा ना मेरे ऊपर? देखो ना मुझे, किस कदर दीवाना हो गया हूं मैं तुम्हारा। कुछ भी बोले जा रहा हूं। तुम भला किसी और से कैसे प्यार कर सकती हो? तुम तो मुझसे प्यार करती हो, है ना? नताशा जो अब उनके इस बदलते हुए एक्शन को देख हैरान थी। पर विक्रम जो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोले, मेरी जान, बस एक बार कह दो कि तुम मेरी हो। तुम उस होटल में कुछ भी गलत करने नहीं गई थी। मैं बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि ये जैसे भी ख्याल मुझे आ रहे हैं ना, वो सब गलत है। बोल दो आशु, बोल दो। कह के वो नताशा के चेहरे को बेइंतहा चूमने लगे। पर नताशा उन्हें क्या कहती और क्या नहीं, उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी नजर में तो वो खुद ही गलत थी। उसने आज वाकई बहुत बड़ी गलती की थी। विक्रम जो अब नताशा को चूमना छोड़ देते हैं और अब उसे एक टक देखने लगते हैं। पर नताशा जो शर्मिंदगी से अपनी नजर झुकाए खड़ी ही थी, वो कुछ नहीं बोलती, ना उनकी ओर देखती है। विक्रम जिनके लिए इससे बड़ी सजा और कुछ नहीं थी। नताशा की ये चुप्पी देख उन्हें लगने लगा कि नताशा वाकई किसी और आदमी के साथ भागने का प्लान बना रही थी। उन्होंने अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तुम पर सिर्फ मेरा हक है। ये जिस्म, ये चेहरा, ये आंसू, सब कुछ मेरा है। इन सब चीजों पर मेरे अलावा और किसी का हक नहीं है। हाँ, मेरा हक है, सिर्फ मेरा हक है। कह के वो नताशा के चेहरे को पागलों की तरह छूने लगे। नताशा जो ये देख डर के अपने कदमों को पीछे लेने लगी।
पर विक्रम जो उसे पागलों की तरह अपने पास बुलाते हुए बोले, आओ, मेरे पास आओ। पर नताशा जो विक्रम की ये बातें सुन और घबरा गई। वो अपने कदम पीछे लेने लगी, पर उसे यूं खुद से दूर जाता देख विक्रम को गुस्सा आ गया। विक्रम ने नताशा को डराते हुए थोड़ा सख्त आवाज में कहा, कहा ना, यहाँ आओ। पर नताशा जो घबराते हुए पीछे होने लगी और तभी बेड से टकरा के बेड में ही गिर गई। उसके ऐसे अचानक गिरने की वजह से उसकी साड़ी का पल्लू हल्का सा सरक गया, जिससे उसका गोरा सा पेट अब विक्रम के सामने दिखने लगा। विक्रम जो नताशा का ये हाल देख उसकी खूबसूरती को निहारने लगी, पर नताशा जो तुरंत अपने आप को समेटते हुए बेड में उठकर बैठ गई। विक्रम जिन्हें उसकी ये मासूमियत देख उस पर तरस आ गया। वो जाकर नताशा के पास बैठे। उन्होंने नताशा के चेहरे से आंसुओं को पोंछते हुए कहा, क्या हुआ है मेरी जान, क्यों रो रही हो इतना? मैंने ज्यादा गुस्सा कर दिया? नताशा जो उनके छुअन से और घबराने लगी। इस वक्त उसकी पूरी बॉडी डर से कांप रही थी। विक्रम जो नताशा की ये हालत देख खुद को अंदर ही अंदर कोसने लगे। उन्होंने नताशा के गालों को पकड़ा और उसके फॉरहेड में प्यार से किस करते हुए कहा, क्या हो गया है, क्यों डर रही हो मुझसे इतना? मैं नहीं देख पा रहा हूं तुम्हारी ये हालत। नताशा प्लीज मुझे बताओ, तुम क्यों उस होटल में गई थी, वो भी अपनी बीमारी का नाटक करके? तुम्हें अंदाजा भी है मुझे सुबह से तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही है? कोई ऐसा करता है क्या? देखो ना मेरी तरफ, क्यों नजरें नीचे कर चुपचाप बैठी हो? कुछ तो कहो। मैं पागल हो गया हूं नताशा तुम्हारे पीछे, पर तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता। यहाँ देखो, देखो मेरी तरफ, कह के विक्रम जो जबरदस्ती नताशा के चेहरे को अपने चेहरे के करीब ले आए और बड़ी जुनूनियत से कहा, इतना प्यार करता हूं कि तुम्हारी सारी की सारी गलतियां माफ कर सकता हूं, पर हाँ, तुमसे दूर नहीं जा सकता। कितने टाइम से मैं तड़प रहा हूं तुम्हारे लिए। तुम्हें कुछ पता भी है? मिलना चाहता था, बातें करना चाहता था तुमसे, तुम्हें छूना चाहता था, तुम्हें महसूस करना चाहता था, पर तुम्हें याद नहीं आई मेरी? हाँ? नताशा जो अब उनके चेहरे की ओर देखती है, उसने देखा कि विक्रम कैसे उसके लिए तड़प रहे थे। वो भी तो विक्रम के लिए तड़प ही रही थी। उसने अपनी नम पलकों को झपका के अपने सर को हाँ में हिलाया। विक्रम ने ये देख एक छोटी सी स्माइल की और फिर अपने होंठ नताशा के होंठों की तरफ ले जाने लगे। नताशा ने अपनी आंखें बंद कर ली। विक्रम जो अपना एक हाथ नताशा की कमर पर रख दिया और उसकी मखमली कमर को दबाते हुए उसके चेहरे के करीब जाने लगे। पर तभी नताशा के शरीर में एक अजीब सी कंपन उठी। उसकी आंखों के सामने तंश की हुई वो जबरदस्ती याद आ गई। कैसे तंश ने उसे पाने के लिए हर हद को पार कर दिया। उसके साथ इतनी जबरदस्ती की कि उसे अब अपने विक्रम की छुअन में भी डर लग रहा था। उस बेबसी और दर्दनाक हादसे को याद कर नताशा की रूह कांप उठी। उसने विक्रम को एक पल के लिए तंश समझा और अचानक से उनके सीने पर जोर से धक्का मारकर कहा, दूर हटो। उसके ऐसा करते ही विक्रम जो जमीन पर गिर गए। विक्रम के गिरते ही नताशा बेड से उठी, पर यहाँ विक्रम जो नताशा की इस हरकत पर हैरान रह गए। वो गुस्से से नताशा की ओर पलटे, जो इस वक्त डर के मारे अपने दोनों हाथ मुंह में रख परेशानी से खड़ी थी। उसने अपने गर्दन को ना में हिलाते हुए कहा, सॉरी विक्रम। ये कह के वो विक्रम की ओर बढ़ने लगी, पर विक्रम जो उसे अपने एक हाथ दिखाते हुए रोक देते हैं और जमीन से उठते हुए कहते हैं, तुम नहीं चाहती ना मैं तुम्हारे पास आऊं? ठीक है, नहीं आऊंगा मैं तुम्हारे पास। जा रहा हूं यहां से। नहीं आऊंगा तुम्हारे करीब। कह के विक्रम जो गुस्से में उस रूम से निकल गए। उनके जाते ही नताशा जो फूट फूट कर रोने लगी और जमीन में बैठ खुद को कोसते हुए कहा, यही होना चाहिए मेरे साथ। मेरी जैसी लड़की से तो सबको नफरत करनी चाहिए। मैं सच में बहुत बुरी हूँ, लालची हूँ, स्वार्थी हूँ। जिस इंसान ने मुझे इतना प्यार किया, आज मैंने उन्हें ही धक्का मार दिया। मैं क्यों नहीं भूल पाई विक्रम को सारा सच? लेकिन नहीं, मैं कैसे बताती, मैं कैसे कहती कि मेरे सिंगर बनने के लालच में मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। नहीं,
ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो सबको तो ऐसे ही लगेगा ना कि सारी गलती मेरी ही थी। मैं ये बात किसी को नहीं बता सकती, किसी को भी नहीं। पागल हो गई थी मैं अपने सपने के पीछे, पर अब नहीं। अब से मेरे सारा जुनून, मेरा ये पागलपन, ये सपना सब खत्म, सब कुछ खत्म। यहाँ नताशा, जिसने अब एक बहुत बड़ा फैसला लिया था, वो अपने मन ही मन खुद से प्रॉमिस करते हुए बोली, आज से मैं कभी गाना नहीं गाऊंगी। नफरत है मुझे सिंगिंग से, नफरत। ये बोल नताशा वापस रोने लगी। यहाँ दूसरी तरफ विक्रम, जो गुस्से में अपने कमरे में आए और एक एक करके उस कमरे में रखी सारी चीजों को तोड़ने फोड़ने लगे। उनके दिमाग में अभी सिर्फ वो पल आ रहा था जब नताशा ने उन्हें खुद से दूर कर धक्का मारा। वो गुस्से से पागल हो गए थे। उन्हें रोना नहीं आता था, उन्हें तो बस लोगों को रुलाना आता था। पर जिंदगी ने उनके सामने आज ऐसी सिचुएशन ला दी जिसे आज वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे कर विक्रम ने अपने गुस्से में उस रूम की सारी चीजों को तहस नहस कर दिया और फिर अपने दोनों हाथों को सर पे रख सोफे में बैठ गए। उनका सर अभी नीचे झुका हुआ था। इस वक्त उनकी आंखों में हल्का सा पानी आया और एक बूंद आंसू उनकी आंखों से छलक जमीन पर गिर गया। विक्रम कमजोर पड़ रहे थे, लेकिन उन्हें यह मंजूर नहीं। वो जल्दी से उठ वॉशरूम में गए और शावर को ऑन कर उसके नीचे आ गए। शावर का ठंडा ठंडा पानी उनके गर्म गुस्से को शांत करने का काम कर रहा था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने गुस्से को उस शावर के ठंडे ठंडे पानी से शांत करने की कोशिश करने लगे। यहाँ दूसरी तरफ लंदन में राठौड़ मेंशन हॉल में कावेरी जी, जो इस वक्त फोन में किसी से बातें करते हुए बोली, हाँ यश, सही कह रहे हो तुम। अब विक्रम की शादी की उम्र हो गई है, पर मैं करूँ तो करूँ क्या? उस लड़के को किसी भी चीज के लिए मनाना तो मेरे लिए अब नामुमकिन सा हो गया है। यश जी, जो इस वक्त अपने मेंशन के रूम में बैठे हुए थे, वो ये बात सुन थोड़ा हंसते हुए बोले, कावेरी जी, आप टेंशन मत लीजिए, वक्त आने पे सब हो जाएगा। और वैसे भी अगर अभी विक्रम का मन नहीं है तो हमें उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वैसे क्या लगता है आपको फ्यूचर में क्या होगा? कावेरी जी ये सुन हैरानी से पूछी, फ्यूचर? कैसा फ्यूचर? क्या कहना चाहते हो यश? यश जी अपने सोफे से उठ अपनी बेटी मायरा की तस्वीर को अपने हाथों में पकड़ते हुए बोले, फ्यूचर मतलब क्या आपको लगता है कि हमारे विक्रम की शादी मेरी बेटी मायरा से हो पाएगी? कावेरी जी ये सुन थोड़ा गुस्से में बोली, ये क्या कह रहे हो तुम? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? ये बात सुन यश जी थोड़ा घबराते हुए बोले, क्या हो गया कावेरी जी? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? कावेरी जी जो हंसते हुए बोली, गलत नहीं, बहुत गलत। अरे मायरा सिर्फ तेरी बेटी नहीं है, हमारे घर की होने वाली बहू भी है, और उस नाते तो मायरा सिर्फ तेरी बेटी कैसे हुई, वो मेरी भी बेटी है। यश जो ये सुन अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गए। उन्होंने उसी खुशी के साथ कॉल पे कहा, चाहता तो मैं भी हूं कि मायरा की शादी हमारे विक्रम से ही हो जाए, पर हमारे चाहने से क्या होता है, हमारे बच्चे भी तो राजी होने चाहिए। यश तुम उसकी टेंशन मत करो, उन दोनों के दिल का हाल मुझे पता है, लेकिन विक्रम के मामले में मैं कभी कभी थोड़ी कंफ्यूज सी हो जाती हूँ। पर तुम चिंता मत करो, अब हम और देर नहीं करेंगे। मायरा इस घर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैं जल्द से जल्द विक्रम से इस मामले में बात करूंगी, तुम देखना, वो मुझे कभी मना नहीं कर सकता। यश बोले, वो तो ठीक है, पर एक बात अच्छे से पूछ लीजिएगा कि विक्रम को मेरी मायरा पसंद है कि नहीं। मायरा का तो मुझे पता है, उसे विक्रम पसंद है, पर विक्रम का मुझे ठीक से नहीं पता, उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं। ये सुन कावेरी जी वापस जोर जोर से हंसते हुए बोली, तुम भी ना यश, विक्रम के लाइफ में कोई होती तो मुझे इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। अरे वो तो मायरा के अलावा किसी भी लड़की से बात तक नहीं करता,
मैं अच्छे से जानती हूँ कि विक्रम की जिंदगी में और कोई नहीं है। होती तो मैं फटाफट चट मंगनी और पट ब्याह करा देती उन दोनों का। ये सुन यश जी हंसने लगे और हंसते हंसते बोले, ठीक है कावेरी जी, आप बात कर लीजिएगा विक्रम से, और हाँ, मायरा से भी। आज रात तो हम लोग मिलेंगे ही डिनर में। याद तो है ना आपको कि आज हमारे घर डिनर में आना है। कावेरी जी ये सुन अपने सर को पकड़ते हुए बोली, हाँ हाँ बाबा, याद है यश, पर सिर्फ मैं ही आ पाऊंगी क्योंकि विक्रम तो अपने किसी बिजनेस के काम से वापस इंडिया गया है। यश हैरान होते हुए बोली, इंडिया? पर वो तो कल ही आया था ना वहां से, फिर इतनी जल्दी वापस चला गया? कावेरी जी ये सुन टेंशन में बोली, क्या करता है, क्या करने वाला होता है, मुझे कुछ नहीं पता इस लड़के का। जब देखो बस काम 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 काम। उह, इसीलिए तो मुझे इसकी शादी की जल्दी है। शादी होगी तो मेरे बच्चों की जिंदगी में एक ठहराव और सुकून आएगा। तुम देखना यश, शादी के बाद विक्रम और मायरा दोनों ही अपनी जिम्मेदारी को सीरियसली लेने लगेंगे। विक्रम काम छोड़ परिवार में ध्यान देगा और मायरा भी संसार में आकर उसे संभालने के चक्कर में सुधर जाएगी। यश जी बोले, सही कह रही हैं आप। ठीक है फिर मैं रखता हूँ, पर डिनर में तो आना ही होगा। आप अकेली हैं इसीलिए डिनर में आना कैंसिल मत करिएगा। कावेरी जी हंसते हुए बोली, हाँ बाबा हाँ, आ जाऊंगी मैं। क्या के यहाँ यश जी ने फोन को कट कर दिया। उन्होंने मायरा की तस्वीर को रखा और अपने वॉलेट को निकाल सोफे में बैठे। उन्होंने अपने वॉलेट को खोला जिसमें एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची की तस्वीर थी। उस तस्वीर को यश जी थोड़ी देर तक देखते रहे और फिर कहा, बेटी तो तुम भी हो मेरी, पर तुम कहाँ चली गई हो? पापा तुमको बहुत मिस करते हैं बेटा, बहुत। कह के यश जी ने उस तस्वीर को चूमा। उनकी आंखें इस वक्त आंसुओं से भरी हुई थी। उन्होंने अपने वॉलेट को वापस बंद किया और फिर अपने आंसुओं को पोंछने लगे। लेकिन तभी कमरे में सोनिया जी आती हैं। उनके हाथों में अभी ढेर सारे शॉपिंग बैग्स थे। उन्होंने इस वक्त बहुत क्लासी येलो कलर का कॉट सेट पहना हुआ था। वो कमरे के अंदर आई और अपने गॉगल्स को उतारते हुए कहा, यश, बात हुई कावेरी जी से? आ रही है ना वो डिनर में? देखो, आज रात उन्हें और विक्रम को हमारे यहाँ डिनर में आना ही आना होगा। यश जो सोनिया से अपने आंसुओं को छुपाते हुए सोफे से उठते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ, बात हो गई है मेरी, वो आएंगी डिनर में, बट विक्रम नहीं आ पाएगा। वो वापस अपने किसी काम से इंडिया चला गया है। सोनिया जी जो हैरानी से यश के पास आते हुए बोली, इंडिया? पर वापस? बट वाई? ओह गॉड, वो तो कल ही आया था ना, फिर वापस क्यों चला गया? यश जी ने कहा, क्या पता, होगा कोई काम। सोनिया जी बोली, ये विक्रम भी ना हर टाइम बस काम काम काम। कितना अच्छा आज डिनर प्लान किया था मैंने दोनों फैमिलीज का। मेरे मन में था कि आज ही मैं विक्रम और मायरा की एंगेजमेंट फिक्स कर दूं। यश जी जो ये सुन हैरान होते हुए बोले, क्या? सोनिया, पहले उन लोग का रिश्ता तो फिक्स हो जाए। मैं भी कावेरी जी से इसी मामले में बात कर रहा था। विक्रम अभी शादी वगैरह के लिए तैयार नहीं है। कावेरी जी ने मुझसे कहा है कि वो विक्रम के आते ही उससे शादी के बारे में वापस बात करेंगी, इसलिए तुम अभी सब्र करो। ये सुन सोनिया जी भड़कते हुए बोली, व्हाट? सब्र करो? यश, हमें और लेट नहीं करना चाहिए। हम जानते हैं ना कि मेरी बेटी विक्रम से कितना प्यार करती है, और विक्रम वो तो दिन रात बस काम ही करता है। मायरा को बिल्कुल टाइम नहीं देता है वो। एक बार उन लोग की शादी हो जाएगी तब जाके विक्रम काम के साथ साथ मेरी मायरा पे भी ध्यान देगा और फिर मायरा भी खुश रहने लगेगी। तुम्हें पता है, अब तो मेरी बेटी इनसिक्योर फील करने लगी है। उसे लगने लगा है कि विक्रम की जिंदगी में कोई लड़की है जो उसकी जगह ले लेगी। देखो यश, विक्रम एक जवान लड़का है, ऊपर से इतना रिच। उसके पीछे तो ना जाने कितनी सारी लड़कियां पड़ी होंगी। हमें और लेट नहीं करना चाहिए
और जल्द से जल्द विक्रम और मायरा की शादी करवा देनी चाहिए। मैं अपनी बेटी को और उदास नहीं देख सकती। यश, जो ये सारी बातें सुन इरिटेट हो गए, वो थोड़ा चिढ़ते हुए बोले, सोनिया, सबसे पहली बात, मायरा मेरी भी बेटी है और मुझे भी उसकी फीलिंग की परवाह है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम बिना विक्रम की मर्जी के इस शादी को कैसे फिक्स कर सकते हैं। एक बार वो हाँ बोल दे, उसके बाद तुम लोगों को जब जो करना हो तुम लोग करना। सोनिया जी ये सुन गुस्से में बोली, किस बात की हाँ यश? हम बड़ों ने तो बचपन में ही डिसाइड कर लिया था ना, तो फिर हम लोग विक्रम की परमिशन का वेट क्यों कर रहे हैं? इन केस अगर उसने ना बोल दिया तो? तुम्हें आइडिया भी है कि तब मेरी बच्ची के ऊपर क्या बीतेगी, वो कितना हर्ट हो जाएगी। यश उसकी और गुस्से से देखते हुए बोले, एनफ सोनिया, हर्ट हो जाएगी तो हम उसे संभाल लेंगे, पर कम से कम वो बिना प्यार वाले रिश्ते में बंद के तो नहीं रह जाएगी। देखो सोनिया, विक्रम का हाँ बोलना भी जरूरी है, हम ऐसे ही उस पर कोई रिश्ता नहीं थोप सकते, समझी? क्या कि यश जो उस रूम से थोड़ा गुस्से में निकल गए। उनके जाते ही सोनिया अपना माथा पीटते हुए बोली, ओ गॉड, अब इन्हें कौन समझाए। खैर, मैं मायरा को ड्रेस दिखा के आती हूँ, आज रात के डिनर में मेरी बच्ची यही पहनेगी। कह के सोनिया जी रूम से निकल मायरा के रूम की तरफ बढ़ने लगी। यहाँ इंडिया में प्रिया जो जूस का ट्रे ले नताशा के कमरे में गई। कमरे में इस वक्त अंधेरा ही अंधेरा था, ज्यादा रोशनी नहीं थी। प्रिया एक दो बार आवाज देते हुए बोली, आशु, आशु, पर प्रिया को कोई आवाज नहीं आई। उसने जूस का ट्रे टेबल में रखा और जाकर रूम की लाइट्स ऑन कर दी। लाइट्स ऑन होते ही वो यहाँ वहां देखने लगी, पर उसे कहीं भी नताशा नहीं दिखी। उससे लगा नताशा वॉशरूम में होगी। ये सोच वो जैसे ही वॉशरूम की तरफ गई, उसकी नजर बेड के पास गई। प्रिया वहां देख जोर से चिल्लाई, आशु! नताशा जो इस वक्त बेड के साइड में जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। प्रिया जो जल्दी से उसके पास गई और उसके चेहरे को पकड़ते हुए चिंता में बोली, आशु, अरे आशु क्या हो गया तुझे? होश में आ। कह के प्रिया उसके गालों को थपथपाने लगी, पर नताशा इस वक्त बेहोश थी। उसका गोरा चेहरा जो रो रो कर पूरा लाल पड़ चुका था। ये नजारा देख प्रिया बहुत डर गई। कहीं आशु को वापस वही सारी प्रॉब्लम तो नहीं शुरू हो गई। मुझे जल्दी से विक्रम सर को बता देना होगा। यहाँ विक्रम के कमरे में विक्रम जो आईने के पास इस वक्त रेडी हो रहे थे। उनके रूम में इस वक्त प्रतीक भी थे। उन्होंने कहा, बॉस, मैंने वापस आपका जेट रेडी करवा दिया है, पर बॉस, आई थिंक आपको इतनी जल्दी वापस नहीं जाना चाहिए। नताशा मैम को अभी जरूरत है आपकी। विक्रम जो ये सुन अपनी नजरें उठा आईने से प्रतीक की ओर देखे। प्रतीक जो उनकी ये आग भरी निगाहें देख अपने सर को झुका लेता है, पर विक्रम जो वापस अपने स्लीव्स के बटन को लगाते हुए बोले, उसे ना मेरी कदर है और ना मेरी जरूरत। उसे मुझसे दूर रहना ही पसंद है, पर मेरी दादी मुझसे दूर नहीं रह पाती। मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं उनके पास आज के आज ही वापस आ जाऊंगा, इसलिए मुझे आज जाना ही होगा। प्रतीक जी वापस बोले, बॉस, तो आप नताशा मैम और प्रिया मैम को भी अपने साथ ले चलिए ना। ये सुन विक्रम जो प्रतीक की ओर पलटे और बिना उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि वो मेरे साथ चलेगी? उसे तो अब शायद मेरी मौजूदगी भी पसंद नहीं, इसीलिए तो। इतना ही कह विक्रम चुप हो गए। उनके आंखों के सामने तो अपनी वो इंसल्ट याद आ गई जब नताशा ने उन्हें बेड से धक्का मारा था। वो उस मोमेंट को भूल ही नहीं पा रहे थे। वो उस मंजर को याद कर खुद के गुस्से को शांत करते हैं और फिर अपने फोन को उठाते हुए कहते हैं, मैं निकलता हूँ प्रतीक, यहाँ देख लेना तुम सब, मेरी नताशा को किसी चीज की भी कमी नहीं होनी चाहिए। प्रतीक जो अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते हैं, पर तभी उनके रूम के गेट में मालती जी आई। वो इस वक्त बहुत ज्यादा हाँप रही थी। प्रतीक जी उसे देखते हुए बोले, क्या हुआ मालती, हाँफ रही हो इतना? भाग के आई हो क्या यहाँ पे? मालती जी जो उन लोग को देखते हुए बोली, यस यस प्रतीक सर, मैं भाग के आता,
बिकॉज मुझे आप लोग को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बोलना। विक्रम जो प्रतीक की ओर देखते हुए बोले, तुम देख लेना प्रतीक ने क्या चाहिए, मैं आता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। तभी मालती जी जो हड़बड़ा के बोली, नो 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 विक्रम बॉस, आपको रुकना पड़ता। नताशा मैम यानी हमारी मैडम बॉस फेंट हो गया, वो बेहोश हो गया, बेहोश। ये सुन विक्रम हैरान रह गए। वो थोड़ा तेज आवाज में बोले, व्हाट? मालती जी जो वापस बोली, यस बॉस यस, वो लोग अभी अपने कमरे में होता एंड प्रिया मैम इस वक्त उनको संभालता। प्लीज बॉस कम विथ मी, उनका हाल बहुत खराब। विक्रम जो टेंशन से प्रतीक की ओर देखते हुए बोले, प्रतीक डॉक्टर को फोन करो, बोलो इमरजेंसी है। कह के वो सीधा नताशा के रूम की ओर भागने लगे। मालती भी उनके पीछे पीछे गई और प्रतीक जो उन लोग के पीछे पीछे चल डॉक्टर को कॉल करने लगे। यहाँ लंदन में मायरा का कमरा। इस वक्त लंदन में दोपहर का वक्त था, पर मायरा का कमरा रात के अंधेरे से भी ज्यादा डूबा हुआ था। पूरे कमरे में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। यहाँ उसके कमरे में सोनिया जी आई। कमरे का गेट खुला था। सोनिया जी जो बहुत खुश थी, पर अपनी बेटी के कमरे की हालत देख वो हैरान ही रह गई। चारों तरफ बस अंधेरा। वो अंदर जाते हुए बोली, मायरा बेबी आर यू देयर? पर उन्हें कोई भी आवाज नहीं आई। उन्होंने कमरे की लाइट्स को ऑन किया तो देखा कि मायरा अभी बेड में आराम से पांव फैला के बैठी हुई है और इस वक्त एक बड़े सी वाइन की बोतल को हाथ में ले लगातार ड्रिंक किए जा रही है। वो उसके पास गई तो देखा वैसी ही एक बोतल पर खाली नीचे जमीन पर गिरी हुई है। वो परेशानी से अपनी बेटी के पास बैठती है और कहती है, मायरा व्हाट हैपेंड, कि इस वक्त ड्रिंक क्यों कर रही हो, वो भी इतना ज्यादा? भूल गई क्या आज डिनर में कावेरी जी आएंगी, तुम्हारी होने वाली दादी सास। तुम्हारी ऐसी हालत देखेंगी तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगी? मायरा जो इस वक्त गम में डूबी हुई थी, लेकिन सोनिया जी की ये सारी बातें सुन उसे गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में अपने अपने हाथ वाले बोतल को नीचे जमीन में फेंकते हुए बोली, आई डोंट केयर, वो बुढ़िया मेरी कुछ नहीं लगेगी, क्योंकि मेरी और विक्रम की शादी कभी होगी ही नहीं। सुना आपने, कभी नहीं होगी हमारी शादी। मायरा की ये हरकत देख सोनिया जी जो 2 मिनट के लिए घबरा ही गई। वो चिंता में बोली, मायरा क्या हो गया है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो, और ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्यों नहीं होगी तुम्हारी और विक्रम की शादी? मैं हूं ना, ट्रस्ट रखो मेरे ऊपर, तुम्हारी शादी विक्रम से ही होगी। पर मायरा जो अब रोने लगी और रोते रोते अपने सर को पकड़ते हुए बोली, नहीं मॉम, अब कुछ नहीं हो सकता, हम लोग के बीच नताशा आ गई है, अब विक्रम उसी से शादी करेगा और मैं जिंदगी भर ऐसे ही रोती रहूंगी। सोनिया जी जो अपनी बच्ची की ये हालत देख नहीं पाई, वो उसके पास बैठ उसे गले से लगाते हुए बोली, क्या हो गया है बच्चा, कैसी बातें कर रही हो तुम, और ये नताशा कौन है? मायरा के चेहरे को अपनी तरफ कर उसकी आंखों में आंखें डाल उसे संभालते हुए बोली, मायरा मम्मा है ना, तुम बताओ तो क्या बात क्या है? तुम्हारी मम्मा तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स 1 मिनट में दूर कर देगी, ट्रस्ट मी। मायरा जो ये सुन अपनी मम्मा के गले लग रोने लगी और रोते रोते कहा, मम्मा विक्रम मुझसे प्यार नहीं करता, उसे नताशा पसंद है। सोनिया जी जो ये नाम सुन थोड़ा गुस्से में आ गई। वो मायरा को खुद से दूर कर प्यार से अपना हाथ उसके सर में फेरते हुए बोली, मायरा माय बेबी, मुझे सब कुछ बताओ, एवरीथिंग ओके। मायरा जो ये सुन अपने सर को हाँ में हिलाती है और वो सब कुछ बोलने लगती है जो जो विक्रम ने उसे कहा था। वो अपनी मॉम को विक्रम और नताशा के बारे में सब कुछ बता देती है। सोनिया जी जो बहुत शांति से मायरा की ये सारी बातें सुन रही थी। मायरा जो सब कुछ बताने के बाद बोली, विक्रम अभी अपने और नताशा के बारे में दादी को इसीलिए नहीं बता रहा क्योंकि दादी खुश होकर उसकी शादी जल्द से जल्द उससे करवा देंगी, पर उस नताशा को अभी विक्रम से शादी नहीं करनी, इसीलिए विक्रम ने नताशा के बारे में दादी को नहीं बताया है और मुझे भी साफ साफ कहा है कि मैं भी ना बताऊं। सोनिया जी जो ये सारी बातें सुन अपने साथिर दिमाग को चलाते हुए बोली, तो कावेरी जी को अभी तक इस बारे में नहीं पता। वैसे
उस लड़की को प्रॉब्लम क्या है? वो भला क्यों शादी के लिए ना बोल रही है? मायरा जो अपने दांत पीसते हुए बोली, आई डोंट नो मम्मा, क्या नाटक है उस लड़की का, पता नहीं। विक्रम ने मुझसे कहा था कि उसे विक्रम को समझने में थोड़ा टाइम वगैरह चाहिए। ये सड़क छाप लोग और उनकी बेकार बेकार से लॉजिक। सोनिया जी जो ये सुन एक तिरछी स्माइल के साथ बोली, बड़ी आई टाइम चाहिए। मैं इन जैसी सड़क छाप लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ। ये सब बहुत शातिर होती हैं। मायरा, विक्रम जैसे अमीर आदमी को फंसाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकती हैं। वो लड़की नाटक कर रही है और खुद को विक्रम के सामने हाई बेचारी बना रही है ताकि विक्रम को लगे कि उसने उसके साथ कितना गलत किया है और इसी बहाने वो जिंदगी भर विक्रम को अपनी उंगलियों पर नचाती रहे। पर ये विक्रम, इससे क्या हो गया है? ये कैसे फंस गया उस लड़की के जाल में? मायरा जो सोनिया जी की ओर देखते हुए बोली, मॉम, विक्रम ने उस सड़क छाप लड़की से प्यार कर लिया है। वो उसे उसे कोई कीमत में नहीं छोड़ेगा। सोनिया जी जो ये सुन मायरा के बालों को हल्का सा ठीक करते हुए बोली, मायरा माय बेबी, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ये सड़क छाप लड़कियां ना ऐसी ही होती हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता। अरे ये लोग बस नाटक करती हैं, नाटक। इन्हें बहुत अच्छे से पता रहता है कि विक्रम जैसे अमीर आदमी को कैसे अपनी जाल में फंसाया जाए। तुम्हें पता है, एक बार तो तुम्हारे डैड भी ऐसी ही किसी मामूली सी सड़क छाप लड़की के प्यार में पड़ गए थे। मायरा जो ये सुन हैरान ही रह गई। वो बोली, मॉम, आप क्या बोल रही हैं? मेरे डैड ने आपको चीट किया था? सोनिया जी ये सुन हल्की स्माइल के साथ बोली, हाँ, पर तुम्हारे डैड की इसमें कोई गलती नहीं थी। वो औरत ही एक नंबर की कैरेक्टरलेस औरत थी। विक्रम की तरह तुम्हारे डैड भी उस औरत के जाल में फंस गए थे। पर तुम्हारी मॉम, मतलब मैंने, हार नहीं मानी। उस सड़क छाप औरत को उसकी जगह दिखाई, उसकी औकात दिखाई और छुड़ा लिया तुम्हारे डैड को उसके चुंगल से। मायरा जो ये सुन खुशी से बोली, तो मॉम, आप प्लीज मेरे विक्रम को भी छुड़ा लीजिए ना। वो भी फंस गया है उस सड़क छाप लड़की के जाल में। उस लड़की ने ना पक्का पक्का विक्रम को सेड्यूस किया होगा अपनी तरफ। हाँ, आप प्लीज विक्रम को उस लड़की के जाल से छुड़ा लीजिए। मॉम, मैं नहीं जी सकती अपने विक्रम के बिना। मैं अपनी जान दे दूंगी मॉम। मैं नहीं रह सकती मॉम, प्लीज 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 मॉम, मेरे विक्रम को मुझे वापस दे दीजिए। कह के मायरा अपने सिर को पकड़ रोने लगी। सोनिया जी जो उसे गले से लगाते हुए बोली, ओह माय बेबी, डोंट क्राई। मम्मा है ना, कुछ नहीं होगा। मैं लाऊंगी विक्रम को तुम्हारे पास, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। कह के सोनिया जी एक शैतानी स्माइल करती हैं और प्यार से अपनी बेटी के माथे को सहलाती हैं। यहाँ इंडिया में अब वहाँ काफी रात हो चुकी थी और मौसम भी काफी ठंडा था। नताशा जो अभी भी बेहोश अपने बेड पर लेटी हुई थी। इस वक्त डॉक्टर जो उसका चेकअप कर रही थी, विक्रम जो ठीक बेड की दूसरी तरफ बैठ नताशा के माथे को बड़े प्यार से सहलाए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस वक्त उनकी जान ही अटकी हुई है। वो कुछ नहीं बोल रहे थे और सिर्फ अपनी नताशा के मासूम से चेहरे को देखे जा रहे थे। प्रिया, प्रतीक और मालती जी भी साथ में खड़े थे और उस नज़ारे को देख रहे थे। कुछ दिन पहले सब कुछ कितना परफेक्ट था, पर अब ना जाने किसकी नजर लग गई है। प्रतीक धीरे से उन लोग को बोले, मुझे नहीं लगता कि अब विक्रम बॉस लंदन जा पाएंगे। पता नहीं क्या हो गया है अचानक से मैडम बॉस को। अचानक से वो ऐसे बेहोश कैसे हो गई? प्रिया जो ये सुन थोड़ी चिंता में पड़ गई और अपने दोनों हाथ को जोर जोर से दबाने लगी। यहाँ डॉक्टर जो अब स्टेथोस्कोप से नताशा की धड़कनों को चेक कर रही थी, उनके माथे में हल्की सी शिकन आई। वो विक्रम की ओर देखते हुए बोली, सर, आपके पास इनकी मेडिकल हिस्ट्री है? विक्रम जो टेंशन से ना का इशारा किए। तभी डॉक्टर बोली, सर, इनकी हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा स्लो हैं। अगली बार भी जब मैं आई थी तब भी मैंने ये नोट किया था, पर तब मुझे लगा था कि शायद फीवर की वजह से ये सब हो रहा होगा। लेकिन अभी तो इनका टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है, फिर भी इनकी हार्ट बीट्स इतनी स्लो। क्या आप लोग में से किसी के पास भी इनकी मेडिकल हिस्ट्री नहीं है? इन्हें पक्का कोई हार्ट डिजीज है। प्रिया जो आगे बढ़ते हुए बोली, डॉक्टर, मैं जानती हूँ आशु की मेडिकल कंडीशन के बारे में। मैं बचपन से ही उसके साथ रहती हूँ,
इसीलिए मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। डॉक्टर जो उसकी ओर देखते हुए बोली, क्या इन्हें कोई हार्ट डिजीज है? प्रिया जो उनकी ओर देखते हुए कहती है, यस मैम, आशु को वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, यानी वीएसडी। इसके दिल में बचपन से ही छोटा सा छेद है। ये सुन सभी लोग हैरान रह गए, स्पेशली विक्रम। प्रिया के मुंह से ये बातें सुन उनके ऊपर तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा हो। डॉक्टर जो हामी अपने सर को हिलाते हुए बोली, आई न्यू इट विक्रम सर, राशा मैन को वीएसडी है, जिसमें इंसान के दिल में एक छोटा सा होल होता है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी डिसीज होती है। इसमें इंसान का ज्यादा स्ट्रेस लेना, रोना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। इनका हार्ट भी बहुत कमजोर है और बीपी शायद हमेशा ही बहुत हाई। ऐसे हाल में तो इन्हें कभी भी ब्रीदिंग में तकलीफ होने लगेगी और ऐसा भी हो सकता है कि बात इनकी जान पर आ जाए। आप लोग को इनका बहुत ध्यान रखना होगा और स्ट्रेस वगैरह इन सब चीजों से तो इन्हें बहुत दूर रखना होगा। स्ट्रेस और बहुत ज्यादा रोना इनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं फिलहाल के लिए इनके लिए कुछ मेडिसिन लिखती हूँ। आप लोग इन मेडिसिन को डेली के डोज में इन्हें दिया करें। मैंने इन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, ये बहुत जल्द होश में आ जाएंगी। डॉक्टर जो अब प्रिस्क्रिप्शन लिखने लगी, पर विक्रम जिनके होश ही उड़ चुके थे, उन्हें अभी भी इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्हें तो इस बात का आइडिया भी नहीं था कि उनकी नाजुक सी दिखने वाली नताशा अंदर से भी इतनी ही कमजोर और नाजुक है। विक्रम जो बेचैनी से नताशा को देखने लगे, उन्होंने नताशा के हाथ को पकड़ लिया और अपने दोनों हाथों से ऐसे जकड़ा जैसे अब वो किसी भी कीमत में इन हाथों को नहीं छोड़ने वाले। डॉक्टर की बातें सुन विक्रम का तो दिल ही बैठ गया था। अगर आज नताशा को कुछ हो जाता तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। यहाँ डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन प्रतीक को थमा वहां से निकल गई। उन्होंने जाते वक्त भी सबको वार्न करते हुए कहा कि इन्हें बिल्कुल स्ट्रेस्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत बात बिगड़ सकती है। प्रतीक और मालती जी डॉक्टर को छोड़ने के लिए रूम से चले गए। प्रिया जो इस वक्त रूम में ही थी, वो भी अब रूम से निकलने ही वाली थी ताकि विक्रम नताशा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। पर विक्रम जो प्रिया को रोकते हुए बोले, रुको प्रिया। प्रिया जो उनकी आवाज सुन रुक गई और उन्हें पलट के देखा। वो अंदर ही अंदर जानती थी कि विक्रम अब उसे क्यों रोक रहे हैं और अब उससे क्या पूछने वाले हैं। प्रिया जो विक्रम से डरती तो थी, पर वो एक बहुत हिम्मत वाली लड़की थी और प्रॉब्लम्स का सामना करना वो अच्छे से जानती थी। वो विक्रम के पास आते हुए बोली, बोलिए विक्रम सर। विक्रम जो अब नताशा को अपने बाहों में भर लिया और उसके चेहरे को अपने सीने में रख उसे खुद के बहुत करीब कर लिया। उन्होंने नताशा को तो ऐसे जकड़ा हुआ था जैसे नताशा को छोड़ते ही वो यहाँ से कहीं चली जाएंगी। वो वैसे ही नताशा को पकड़ प्रिया की ओर देखते हुए बोले, तुमने और नताशा ने ये बात क्यों छुपाई कि नताशा को हार्ट की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है? प्रिया जो नताशा के चेहरे को देखते हुए बोली, आशु ने नहीं, सिर्फ मैंने ये बात छुपाई है। विक्रम जो अभी भी नताशा को बाहों में लिए हुए थे, पर फिर भी वो नताशा से नाराज होने का नाटक करते हुए बोले, नहीं, नताशा ने भी छुपाया है। इसने आज तक मुझे कभी भी इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ नहीं कहा। प्रिया जो अपनी नजरी नीचे करते हुए बोली, वो आपको सब कुछ कैसे बताएगी जब उसे खुद ही इस बारे में कुछ नहीं पता? विक्रम ये सुन हैरान ही रह गए। उन्होंने नताशा के चेहरे को देखा और फिर प्रिया को देखते हुए कहा, नताशा को कुछ नहीं पता? ये कैसे पॉसिबल है? प्रिया जो विक्रम की ओर देखते हुए बोली, यही सच है विक्रम सर, नताशा को अपने हार्ट डिजीज के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि मैंने या किसी और ने आज तक कभी उसे इस मामले के बारे में कुछ बताया ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं। नताशा बहुत छोटी थी जब वो हमारे आश्रम आई थी। मैं नताशा से बस 3 महीने ही बड़ी थी। आश्रम में जब हम मिले तो पहली ही मुलाकात में हम बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए। हम साथ सोते, साथ खेलते और साथ में ही खाना खाते। वो एकदम चुलबुली सी थी जो खुद तो हंसती रहती थी पर अपने साथ साथ सबको हंसाती थी। मुझे उसका ये नेचर बहुत अच्छा लगता था। पर हाँ, बचपन से ही ना नताशा एकदम फट्टू सी थी। वो बहुत डरपोक थी, बात बात में डर जाया करती थी।
पैनिक होना, घबराने लगना, डर जाना, ये सब उसकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बनता गया। मुझे तो पहले लगता था कि नताशा ऐसी ही है। आपको पता है, जब भी आश्रम में कोई नताशा को तंग करता था ना, तो वो भाग भाग के मेरे पास आती थी और शिकायत करते हुए कहती थी, प्रियो प्रियो देख, उन्होंने मुझे तंग किया। और मैं तो जब भी उसकी ये बात सुनती तो बस चल पड़ती उन लोगों को सबक सिखाने के लिए। मुझे हमेशा से लगता कि नताशा बहुत डरपोक और कमज़ोर है, क्योंकि वो बार बार बीमार पड़ती रहती थी। जब भी वो बीमार पड़ती तो मैं उसका बहुत ख्याल रखती, क्योंकि हम लोग ने अपनी दोस्ती को बस दोस्ती नहीं बनाया था, हम लोग तो बिल्कुल किसी सगी बहनों की तरह रहते थे। आश्रम के बड़े लोगों ने जब मुझे और नताशा को एक दूसरे का ख्याल रखते हुए देखा तो वो लोग बहुत खुश हुए। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे समझाते हुए कहा कि मुझे हमेशा नताशा का ख्याल रखना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मुझे कभी भी उससे झगड़ा नहीं करना, उससे रुलाना नहीं है। मुझे उस वक्त बस इतना लगा था, क्योंकि नताशा कमज़ोर है इसीलिए ये सब लोग उसकी चिंता में बोल रहे हैं। मुझे इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसे बचपन से ही हार्ट की प्रॉब्लम है। पर जैसे जैसे हम बड़े हुए तो मैंने नताशा के अंदर बहुत सारी चेंजेस देखने शुरू किए। रोते रोते उसका दम अटक जाता था। किसी भी चीज़ को वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल तरीके से देखती थी। हर दूसरे दिन उसका बीमार पड़ जाना, उसके हार्ट में पेन होना, उसे कमज़ोरी फील होना। मुझे ये सब देख बहुत शक हुआ। मेरे इस शक को देख आश्रम के लोगों को भी लगा कि अब शायद उन लोगों को मुझे उसके बारे में बता देना चाहिए। उन सब ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि नताशा की हालत यूं ही खराब नहीं रहती। उससे बचपन से एक हार्ट डिसीज है, उसके दिल में एक छेद है। उन लोगों ने मुझे तभी समझा दिया था कि मैं ये बात कभी भी नताशा को ना कहूँ, क्योंकि नताशा बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएगी और शायद अपनी इस बीमारी के बारे में सुन वो और ज़्यादा अपना हाल खराब कर ले। आश्रम के लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नताशा का इलाज कर पाए और उसे डेली डोज दे पाए दवाइयों का। पर जब मैंने ये बात सुनी थी तो मैंने तभी तय कर लिया था कि अब मैं सिर्फ नताशा की दोस्त बन के नहीं रहूँगी, मैं अब उसकी सगी बहन जैसी ही रहूँगी, क्योंकि मेरी लाइफ का इकलौता रिश्ता वो और उसकी लाइफ का इकलौता रिश्ता मैं। बस फिर क्या था। उस दिन के बाद से मैं नताशा की तरफ और ज़्यादा केयरिंग और प्रोटेक्टिव हो गई, उसका ख्याल रखने लगी और उसके हर ड्रीम को पूरा करना ही मैंने अपनी लाइफ का एजेंडा बना लिया। आप जानते हैं नताशा का सबसे बड़ा और स्पेशल सपना क्या है? विक्रम, जो ये सुन शर्मसार हो गए, वो प्रिया की ओर से अपनी नजरें फेरते हुए बोले, एक सिंगर बनना। प्रिया, जो ये सुन एक स्माइल के साथ बोली, बिल्कुल सही कहा आपने, सिंगर बनना। और ये सपना उसके आज या कल का नहीं है, बचपन का है सर, बचपन का। कितनी छोटी सी थी वो, फिर भी उसके ख्वाब जो उस पल से ही उसकी आंखों में थे। हाथों में एक छोटी सी गिटार ले वो हर टाइम बस कुछ ना कुछ गुनगुनाती रहती और उस गिटार को बजाते रहती और सबके पास जा जाके कहती कि देखना, जब मैं बड़ी होंगी ना तो मेरी बड़ी बड़ी पोस्टर लगेगी, मैं सिंगर नताशा कहलाऊंगी, सिंगर नताशा। आपकी तरह मुझे भी पहले ये सिंगिंग उसकी जिद और शौक लगी, पर नताशा उसके लिए ये सपना ऐसा था जिसे वो खुली आंखों से देखा करती थी। आपने तो 2 पल में ही कह दिया था कि छोड़ दो ये सिंगिंग। पर आपने कभी सोचा, जिस लड़की ने बचपन से बस एक ही ख्वाब हर रोज देखा हो, वो उस ख्वाब को कैसे छोड़ेगी? कैसे छोड़ेगी वो अपने माँ के सपनों को, जो उसे एक बड़ी सिंगर बनते हुए देखना चाहती थी? कैसे? विक्रम, जिनकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई, वो बेचैनी से एक गहरी सांस लिए। उन्होंने अभी भी नताशा को ऐसे ही अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। वो तो प्रिया की बातों से इतने शर्मिंदा हो गए कि वो उससे नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे। पर यहाँ प्रिया, जो विक्रम के पास गई
और नताशा को देखते हुए कहा, आपको शक था ना कि आज नताशा घर से भागकर अपने किसी आशिक से मिलने गई है? तो सुनिए, बहुत ही घटिया और ऊंची सोच है आपकी। मेरी नताशा घर से भागकर किसी आशिक से मिलने नहीं गई थी, बल्कि अपने सपने पूरे करने गई थी। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने और नताशा ने छुप छुपाकर एक सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था। वहां बैठे एक जज को मेरी नताशा की आवाज इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने सामने से उसे ऑफर दिया अपने न्यू प्रोजेक्ट के एल्बम में गाना गाने का। बस इसीलिए नताशा इस मेंशन से भागी थी, वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करने के लिए। इसीलिए ही वो होटल में गई थी, और वैसे भी काम होते ही वो वापस मेंशन ही आने वाली थी। आपने ही नताशा को पकड़ लिया। अब आप ही बताइए, क्या अपने सपने पूरे करना या फिर अपने सपने पूरे करने की कोशिश करना गलत है? प्रिया जो बातों ही बातों में वो बात भी बोल गई जो शायद उसे नहीं बोलनी चाहिए थी। विक्रम प्रिया की ओर गुस्से से देखते हुए बोले, किसने ऑफर किया था नताशा को सिंगिंग के लिए? प्रिया जो ये सुन होश में आई और अपने मन में बोली, ओह शिट, ये बातों बातों में ये क्या बोल डाला मैंने। अगर विक्रम सर को पता चला कि नताशा को तंश कपूर जैसे जवान और रिच बिजनेसमैन ने ऑफर किया था तो ये उस आदमी को नहीं छोड़ने वाले। और सिर्फ उसे ही क्या, ये तो नताशा को भी नहीं छोड़ने वाले, बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। नहीं 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 नहीं, मुझे इन्हें सच नहीं बताना चाहिए। विक्रम जो वापस थोड़ा कड़क आवाज में पूछते हैं, बताओ कौन था वो जिसने मेरी नताशा को सिंगिंग के लिए ऑफर किया था? प्रिया जो ये सुना अचानक से हड़बड़ाते हुए बोली, वो बूढ़ा इंसान। हाँ, वो 85 साल का वो बूढ़ा जज था ना, क्लासिकल म्यूजिक वगैरह गाता था। उन्होंने ही नताशा की आवाज को पसंद किया था और ऐसे ही किसी भरत मिलाप जैसे सॉन्ग को गाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बस बुलाया था। बहुत बहुत बूढ़े हैं वो तो, एकदम पापा दादा की उम्र के। विक्रम जो गुस्से में दांत पीसते हुए बोले, हाउ इररिस्पॉन्सिबल। उन लोग ने बुलाया और तुमने नताशा को अकेले भेज दिया। अगर आज उसे कुछ हो जाता तो? प्रिया जो चुपचाप उनकी डांट सुन रही थी, वो अपनी नजरें नीचे कर अपने मन में बोली, बाप रे, 85 साल के बुढ़े पर ये रिएक्शन है तो सच सुनते तो पता नहीं इनका क्या ही हाल होता। नताशा 85 साल के बुढ़े से नहीं, बल्कि एक जवान इंसान, करीब 27-28 साल के बिजनेसमैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गई थी। विक्रम जो प्रिया से ज्यादा कुछ नहीं कहते, पर हाँ, वो गुस्सा तो जरूर थे। उन्होंने अपने गुस्से को शांत किया और नताशा को अपनी बाहों से उतार आराम से तकिए पे लिटा दिया और अपने फोन को ले साइड में चले गए। प्रिया जो उनके जाते ही नताशा के पास आके बैठी और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, सॉरी 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 यार, तेरे सारे राज का पर्दाफाश कर दिया मैंने। पर मैं भी क्या करती, इमोशनल हो गई थी मैं, बातों बातों में सारी सच्चाई बोल गई। अब विक्रम सर को तो सब कुछ बताना ही था ना, और वैसे भी उन्हें तो तेरे बारे में सब कुछ पता ही होना चाहिए, है ना? विक्रम जो इस वक्त पीछे ही खड़े थे और प्रिया की ये लास्ट लाइन सुनते ही बोले, बिल्कुल सही कह रही हो तुम, मुझे नताशा के बारे में सब कुछ पता होना ही चाहिए। प्रिया जो ये सुन हड़बड़ाते हुए उठी और उन्हें देखते हुए बोली, आप? पर विक्रम जो उसके इस रिएक्शन को कुछ भी नहीं बोले। प्रिया बहुत घबरा गई और वो चुपचाप कमरे से बाहर खिसकने लगी, पर तभी विक्रम उसे रोकते हुए बोले, अपना और नताशा का जरूरत का सारा सामान पैक कर लो, 1 घंटे में हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। प्रिया जो ये सुन शॉक होते हुए बोली, क्या? पर क्यों, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वो भी नताशा के ऐसे हाल में? ये सुन विक्रम उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोले, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, नताशा कर सकती है ट्रैवलिंग और हम लोग लंदन जा रहे हैं, और वैसे भी मेरे प्राइवेट जेट में रूम तक अवेलेबल है, नताशा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे आज के आज ही निकलना होगा, इसीलिए जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। प्रिया जो जल्दी से हाँ बोल रूम से निकल गई और चलते चलते बोली, बाप रे बाप, कितने अजीब इंसान है यार, कब क्या करेंगे क्या बोलेंगे कुछ नहीं पता चलता। छोड़ो इन्हें, फिलहाल तो जल्दी जल्दी सब पैकिंग करती हूँ।
कह के प्रिया जल्दी से अपने रूम की ओर भागी। यहाँ विक्रम जो नताशा के करीब आकर बैठ गए और उसके माथे को चूमते हुए कहा, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है ना। आई एम सो सॉरी माई जान, मैंने आज तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया। पर मैं क्या करूं, तुम्हारे मामले में मैं पागल सा हो जाता हूं। तुम्हें खो देने के ख्याल भर से मेरी रूह कांप उठती है। जिस माफिया को देख रेपिस्ट लोगों की जान अटक जाती है, उस माफिया की जान बच चुकी हो तुम। पर हाँ, मेरे प्यार ने तुम्हें बहुत ज्यादा बिगाड़ रखा है। क्या जरूरत थी अनजान लोगों के पास अकेले जाने की। तुम्हारी यही सारी हरकतों की वजह से मैं परेशान रहता हूँ। तुम तो बस एक बार होश में आओ, मैं तुमसे जरूर जवाब मांगूंगा इस बात का। ये बोल विक्रम उसके गालों को प्यार से किसके। नताशा जो इस वक्त बहुत क्यूट और प्यारी सी लग रही थी, विक्रम की तो नजर उनकी नताशा से हट ही नहीं पा रही थी। वो उसके सर पे प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, मुझे पता था तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनाया गया है। तुम खुद भी मुझसे दूर जाना चाहोगी ना, तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, समझी। कह के वो अपने होठ नताशा की होठों की तरफ बढ़ाने लगे। पर तभी उन्हें नताशा का वो धक्का याद आ गया। वो उसी पल रुके और नताशा के चेहरे को देख थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, अब मैं तुम्हारे लिप्स पे तभी किस करूंगा जब तुम भी किस के लिए रेडी होगी। अब से मैं तुम्हारे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करूंगा और ना अपनी मनमर्जी चलाऊंगा। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें छूऊंगा जरूर, क्योंकि मेरे अंदर अभी इतनी शराफत भी नहीं आई है जो मैं तुम्हें छुए बिना रह पाऊं। कह के विक्रम ने नताशा को हल्का सा उठाया और वापस उसके सिर को अपने बाहों में रख उसे प्यार से सहलाने लगे। अब क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बिलेना फोर्स्ड गर्लफ्रेंड ओनली ऑन माय यूट्यूब चैनल ड्रीमिंग विद प्रीति। और पूरी 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 रात लग गई है इस कहानी का वॉइस ओवर करने में। बहुत 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 मेहनत लगती है यार। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो लोग पाप कर रहे हैं मेरे साथ, मैं सही बता रही हूँ। प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, देखो बहुत दिन से मैं इसी कहानी को लगातार पोस्ट किए जा रही हूँ, और मुझे पता है कि कुछ मेरे तेरा इश्क मेरी यादों में के फैंस हैं जो बहुत नाराज होंगे, क्योंकि काफी टाइम से मैं उस स्टोरी को पोस्ट नहीं कर रही हूँ। इसीलिए कल संडे है तो मैं उस स्टोरी को पोस्ट करने वाली हूँ। तो अब इसका नेक्स्ट एपिसोड ना मंडे को आएगा, मैं अभी से बता दे रही हूँ। वीकडे में कॉलेजेस रहते हैं जिसकी वजह से ज्यादा लॉन्ग एपिसोड पोस्ट नहीं हो पाता है। तो प्लीज यार थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। मैं सैटरडे संडे को ना पूरी कोशिश करूंगी कि ऐसे ही लॉन्ग लॉन्ग एपिसोड लाऊं, और वीक में भी कोशिश करूंगी कि अच्छे अच्छे एपिसोड आ जाए और थोड़े लॉन्ग लॉन्ग आ जाए। ओके, बाय बाय एंड लव यू ऑल। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और आज तो बहुत ज्यादा खुल के बातें कर ली मैंने आप लोग से, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और इतनी दूर तक जिन्होंने भी मेरी बकवास सुनी है, तो उन लोगों को तो स्पेशल वाला थैंक यू। और कुछ और भी लोग हैं जिन्हें मैं पर्सनली थैंक यू बोलना चाहूंगी यार, कि बहुत 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 प्यार देते हो मेरी हर वीडियोस पे। उनका कमेंट्स रहता है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, पता नहीं उन्हें कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा। पर सच में यार बहुत 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 थैंक यू। अब मैं जिनको बोल रही हूँ ना उनको समझ आ गया होगा। ओके, पर बाकी लोग भी जो लोग मेरी स्टोरी सुनते हैं, मैं सबसे सबसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। और जो भी करती हूँ बस आप लोग के लिए करती हूँ। तो इसीलिए बस लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स में जरूर बताना कि स्टोरी कैसी लगी। ठीक है, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स बाकी है, तो स्टे ट्यून्ड। और चलिए मैं चलती हूँ। बाय बाय एंड लव यू ऑल।